हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम कंपटीशन क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली पुलिस के लिए अभी हमने क्या किया है, सिलेक्शन सीरीज का आगाज किया है। इसी सिलेक्शन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल से अधिक बच्चों को जोड़े रखें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्या अधिक से अधिक तुम्हें क्या करना है, पढ़ना है। बस ऐसा नहीं है कि एक दो घंटे पढ़ लिए तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, ऐसे नहीं हो पाएगा। तुम्हें लगातार 5-6 महीने क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जब सिलेक्शन हो पाएगा। ये नहीं है कि 1-2 महीने प्रैक्टिस सेट ला लिए या टेस्ट सीरीज ला ली तो तुम्हारा क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। ऐसे नहीं हो पाएगा। तो तुम्हें मेहनत करते हुए क्या करना है, हमारे साथ जुड़ा रहना है। अब चलते हैं बात को बिना आगे बढ़ाए अपने प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहले प्रश्न की ओर चले। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध कृति संगीत रत्नाकर के लेखक है? संगीत रत्नाकर का लेखक कौन है? सबसे पहले बात करें सारंगदेव की। तो सारंगदेव कौन थे? सारंगदेव महाराष्ट्र के, कहां के? महाराष्ट्र के देवगिरी, महाराष्ट्र के कहां के? देवगिरी के यादव वंश के राजा सिंघाना द्वितीय। यादव वंश के राजा कौन के? राजा यादव वंश के थे। कौन थे? और सिंघाना द्वितीय, सिंघाना द्वितीय के यहाँ कौन थे? दरबारी कवि थे। कौन थे? दरबारी कवि। इन्होंने ही किस पुस्तक का लेखन किया? तो इन्होंने ही संगीत रत्नाकर को लिखा है। संगीत रत्नाकर को किसने लिखा है? सारंगदेव ने। सारंगदेव कौन थे? महाराष्ट्र के देवगिरी के यादव वंश के राजा सिंघाना द्वितीय के पास कौन थे? दरबारी कवि थे। अब बात करें सेकेंडरी जयदेव। तो जयदेव की एक बहुत बढ़िया पुस्तक है, उसका नाम क्या है आपको ये कमेंट में छापना है, कमेंट में बताना है। अब बात करें तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1680 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराव दुबे और माता का नाम तुलसी था। और इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम क्या था? मोहगोला। क्योंकि इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जब इनका जन्म हुआ तो इन्होंने कुछ शब्द बोले, राम शब्द का उच्चारण किया, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया? रामगोला रखा गया। अब तुलसीदास। अब बात करते हैं कबीरदास की। तो कबीरदास के क्या होता है? कबीरदास की 3 रचनाएं, उनकी बात करें तो बीजक, शबद, दमैनी, साखी। इन्होंने बीजक एक पुस्तक लिखी, उसके 3 पार्ट हैं, 3 कृति हैं, साखी, शबद, दमैनी। क्या है? साखी, शबद, दमैनी। तो इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? सारंगदेव। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि अब हम देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय ध्वज तिरंगा की डिजाइन तैयार की। भारतीय ध्वज तिरंगा की डिजाइन किसने तैयार की? इस बात पर बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने तो की नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया है? भारत का राष्ट्रगान क्या किया है? भारत का राष्ट्रगान और साथ के साथ कहाँ का? बांग्लादेश का, बांग्लादेश का। अब बात करें भारत का राष्ट्रगान क्या है? भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन, जन गण मन। अब बात करें बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश का है आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। अब बात करते हैं मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा ने सबसे पहले ऐसी स्त्री जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। जिन्होंने क्या किया? राष्ट्रीय ध्वज को विदेश में भी फहराया। विदेश में सबसे पहले झंडा फहराने वाली महिला कौन थी? तो मैडम भिकाजी कामा। अब बात करते हैं पिंगली वेंकैया। तो पिंगली वेंकैया ने क्या किया? भारत का डिजाइन तैयार किया, भारतीय ध्वज तिरंगा का क्या किया? डिजाइन तैयार किया। और इसे 1 अप्रैल 1921 के बाद जो क्या हुई थी? विजयवाड़ा शहर की यात्रा हुई थी। विजयवाड़ा शहर की यात्रा के बाद में महात्मा गांधी को क्या किया था? भेंट किया था। इस तिरंगा की डिजाइन को बनाकर महात्मा गांधी को भेंट किया था। अब बात करें सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद पार्टी की स्थापना की 1942 में। तो इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर रहेगा।
अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे। तो हम देखेंगे अब आगे अगला प्रश्न कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है, तो सबसे पहले बात करें कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 में क्या बात कही गई है। अनुच्छेद 52 में यह बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब बात करें निर्वाचन मंडल की, तो निर्वाचन जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है वो अनुच्छेद 54 में उसका उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो कौन कराएगा, उसके लिए एक निर्वाचन मंडल होगा जिसके तहत उसका क्या कराएगा, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है राष्ट्रपति का। अब बात करें कि इसके निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है, तो संसद के सभी सदस्य, ऑप्शन देखते हैं संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य और राज्य विधानमंडल के सभी सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के मनोनीत सदस्य और विधानसभा के मनोनीत सदस्य। तो हम बात करेंगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न सही है। तो जैसा कि हमने अनुच्छेद 54 में पढ़ा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के कौन से निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदन बोलें तो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों कौन होंगे, निर्वाचित सदस्य होंगे, और राज्य विधानमंडल के विधानसभा के सभी कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। क्या करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही रहेगा। अब हम बात करेंगे किसकी, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि से होता है। तो आर्टिकल 55 में ये बात की गई है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष विधि से होता है, एक तरह से बोले तो, और उसकी विधि क्या है, एकल, संक्रमणीय, गुप्त, आनुपातिक, मतदान प्रणाली। तो कौन सी प्रणाली से किया जाता है, एकल, संक्रमणीय, गुप्त, आनुपातिक मतदान प्रणाली के द्वारा क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के चुनाव या फिर राष्ट्रपति का किया जाता है, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान किए जाते हैं। अगर पूछा जाता है कई बार कि किस विधि से किया जाता है या इस विधि का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 55 में इसका उल्लेख है। अब ये वाली बात पूछी जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचन मंडल होगा, तो निर्वाचन मंडल में कौन कौन होंगे, सदस्य के संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। यह बात किस आर्टिकल में कही गई है, तो यह बात कही गई है आर्टिकल 54 में। इसमें बात की गई है आर्टिकल 54 में, इस बात का उल्लेख किया गया है कि संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य किसमें भाग लेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेंगे। अब किस विधि से होगा, तो एकल, संक्रमणीय, गुप्त, आनुपातिक मतदान प्रणाली से क्या होगा, राष्ट्रपति का मतदान होगा या राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए क्या होंगे, मतदान होंगे। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की ओर, अपने की ओर। तो हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कैसा है, और मैं इसी के साथ आपसे कहूं तो कॉपी पेंसिल लेके बैठा करिए, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं हमारे जो अच्छे लेवल के होते हैं और जो कि पेपर में अधिकतर पूछे हुए होते हैं। तो अब हम देखेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं इसी बात पर देखते हुए। अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत है वो किस मंडल में पाई जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, कि ओजोन क्या है। तो ओजोन क्या है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जो अल्ट्रावायलेट रेस हैं उनसे हमें क्या करती है, हमें बचाती है, क्योंकि उनसे हमें क्या हो सकता है, उनसे हमें टीबी वगैरह की बीमारी हो सकती है, उनसे हमें क्या हो सकता है, कैंसर फैल सकता है, हमारे शरीर में कैंसर अधिक हो सकता है। इससे हमें कौन बचाता है, इससे हमें ओजोन परत बचाती है। अब ओजोन परत की बात पूछी गई है कि ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, वायुमंडल की। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, वायुमंडल की, या फिर एक तरह से बात करेंगे वातावरण की। वातावरण क्या होता है, एटमॉस्फेयर, हमारे चारों तरफ जो गैसों का पिंड है या जो गैसों से घिरी हुई आकृति है जिसने हमें पूरा घेर रखा है चारों तरफ से, वही क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। अब वायुमंडल में बात करें हम, वायुमंडल की बात करें जैसे कि ये प्लेन है। अब सबसे पहले बात करें कि ये वाली जो स्थिति होगी, ये जो स्थिति होगी वो कौन सी होगी, क्षोभ मंडल होगी। कौन सी होगी, क्षोभ मंडल
क्या होगी, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल से जैसे हम थोड़ा ऊपर चलेंगे तो क्षोभ मंडल से हमें ऊपर कई सारी क्या मिलेंगी, हमें कई सारी बहुत सारी क्या मिलेंगी, लेयर मिलेंगी। क्षोभ मंडल के जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें एक लेयर मिलती है जिसे हम बोलते हैं समताप मंडल। क्या बोलते हैं हम, समताप मंडल। समताप मंडल से जैसे हम थोड़ा ऊपर जाएंगे तो वहां पर हमें क्या मिलते हैं, आयन मंडल मिलेगा। क्या मिलेगा, आयन मंडल मिलेगा। और आयन मंडल के बाद में हमें क्या मिलेगा, आयन मंडल के बाद जो सबसे भारी सतह होती है, जो सबसे भारी सतह या सबसे जो भार वाली क्या है, लेयर है, उसका नाम क्या है, वहेर मंडल। क्या है, वहेर मंडल। तो अब हम बात करेंगे कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन परत कहाँ पर पाई जाएगी, ओजोन परत पाई जाती है इस मंडल में। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है, इस जगह पर पाई जाती है। तो यह जगह कौन से मंडल में आ रही है, समताप मंडल में आ रही है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, समताप मंडल। इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब हम देखेंगे अपने अगले प्रश्न को। अब हम देखेंगे अपना पहला प्रश्न। तो इसमें क्या करता है, प्रथम मुस्लिम शासका कौन थी। प्रथम मुस्लिम शासका की बात की जाए तो प्रथम महिला जो शासक, प्रथम जो मुस्लिम भी है और शासका है वो कौन थी, इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तानी क्या थी, प्रथम मुस्लिम शासका थी। क्या हुआ, बात 1236 की। 1236 में क्या होता है, 1206 तक कौन रहा, 1206 ईस्वी तक तुम्हारे 1206 से 1210 तक कौन रहता है, कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका बेटा आराम सा क्या बैठता है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है, जो कि अयोग्य शासक था और वो 1210 में ही क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। उसके बाद जिसे हम क्या कहते हैं, गुलामों का गुलाम कहते हैं, जिसका वास्तविक नाम इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को क्या किया जाता है, 1210 में गद्दी पर बैठाया जाता है। उसके बाद 1236 ईस्वी में क्या हो जाती है, इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 1236 ईस्वी में क्या होता है, किसका बेटा, इल्तुतमिश का बेटा क्या करता है, गद्दी पर बैठाने की बात चलती है, जो कि बहुत ही अयोग्य शासक था, जिसे क्या कर दिया जाता है, जहाँ के दिल्ली सल्तनत के जो अमीर लोग थे, कैसे थे, अमीर लोग थे, उन लोगों के द्वारा उसे क्या कर दिया जाता है, उसे मान्यता नहीं दी जाती, उसे स्वीकारा नहीं जाता। इसलिए इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान को 1236 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का क्या बनाया जाता है, शासक बनाया जाता है, जो कि लगभग 3 वर्ष 6 माह 6 दिन तक क्या रहती है, दिल्ली सल्तनत की शासका रहती है। तो इस प्रश्न के लिए जो हमारा सही उत्तर होगा वो क्या होगा, रजिया सुल्ताना। अगली बात, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम इसी बात के साथ और देखेंगे अगला प्रश्न कैसा है। अब हम देखेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है। मौलिक जो अधिकार है वो भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है, इस बात का हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए भाग 4। तो भाग 4 में क्या लिखा है, भाग 4 में हमारे डीपीएसपी लिखे हैं। डीपीएसपी बोले तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनकी बात करें हम, जिनकी बात करें तो 35 से 51 तक, जिनका आर्टिकल की बात करें अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक इनका क्या है, वर्णन है। 36 से लेकर अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या है, डीपीएसपी का वर्णन है। अगर हम भाग 2 की बात करें, किसकी, भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में क्या क्या दे रखी है, सिटीजनशिप दे रखी है। सिटीजनशिप बोले तो नागरिकता का वर्णन है। भाग 2 में सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप की बात करें तो नागरिकता का जो उल्लेख है वो भाग 2 में किया गया है। और अगर हम आर्टिकल की बात करें, किसकी बात करें, आर्टिकल की बात करें तो 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल्स किसमें दिए गए हैं, भाग 2 में दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे भाग 3। तो भाग 3 हमारा किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। किससे, मौलिक अधिकार से संबंधित है भाग 3। और भाग 3 को ही हम क्या बोलते हैं, भाग 3 को ही क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब बात करें मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है वो किससे किस आर्टिकल के बीच है, तो अनुच्छेद
आर्टिकल 12 से लेके 35 तक किसका उल्लेख है? मौलिक अधिकार का उल्लेख है। मौलिक अधिकार ही हमारे भारतीय संविधान में एक तरह से बहुत बढ़िया चीज है। मौलिक अधिकार के आर्टिकल 32 को, इसको आर्टिकल 32 को ही भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की क्या कहा है? आत्मा कहा है। अब बात करें भाग 4A की, तो भाग 4A में क्या दे रखा है? भाग 4A में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी का उल्लेख दे रखा है। क्या रखा है? मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी। इसमें क्या की गई है? उल्लेख की गई है फंडामेंटल ड्यूटीज का। इसमें क्या है? उल्लेख है। फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो अब ये आर्टिकल अनुच्छेद 51A में उल्लेखित है। इसमें आर्टिकल 51A में उल्लेखित है। तो आज हम यहाँ तक ही छोड़ते हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।